Yes, good morning students. Yes, now our topic is atomic models. अब आपको पता है आपकी क्लास +1 है, तो आप एक नए सिरे से केमिस्ट्री के अंदर आने जा रहे हो। इससे पहले आप साइंस में क्या थे? साइंस थी आपके पास, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मिक्स थी हमेशा। अब आपके सब्जेक्ट्स जो है वो बढ़ चुके हैं, जैसे आपने मेडिकल नॉन मेडिकल कुछ भी स्ट्रीम ली है, तो अब आपकी केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक मॉडल्स मतलब एटम जो था उसके ऊपर जब रिसर्च चली तो डिफरेंट मॉडल्स आए जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए। उसी में फर्स्ट था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल क्या था? जे थॉमसन लेके आया था। जे थॉमसन इसको लेके आया था और ये मॉडल में था क्या? बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आपकी बुक आपके पास है, मॉडर्न एबीसी में फॉलो करवा रहा हूं आपको। आपकी बुक के अंदर आप ध्यान से देखिए इस चीज को, क्योंकि मॉडल बहुत इजी है सारे के सारे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो अब कोई भी बात अगर बात करते हैं, देखो मैं आप सिंपल सी बात करता हूं। आपने एक वाटरमेलन लिया, ठीक है, ये क्या है? एक वाटरमेलन ऐसे था, उसको आपने कट कर दिया बीच में से, तो आपके पास कुछ ऐसा पार्ट मिला जिसके अंदर आपको कुछ ऐसा कुछ चीज मिला। और जो ये व्हाइट पार्ट मैंने दिखा रखा है, इसको मैंने बोला रेड पार्ट। कौन सा पार्ट? ये देखो, ये रेड पार्ट है और ये वाले क्या है? ये इसके क्या है? ये इसके ब्लैक बीज है। क्या है? अगर मैं बात करूं तो इसके सीड्स हैं, इसके ब्लैक सीड्स हैं। तो इस थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन कहता कि जो मेरा रेड पार्ट है इज अ पॉजिटिव स्फीयर। क्या है? पॉजिटिव स्फीयर। रेड पार्ट क्या है? पॉजिटिव स्फीयर। पॉजिटिव स्फीयर। एंड सीड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव पार्ट है प्योर। नेगेटिव पार्ट मतलब हमारा रेड पार्ट सारा का सारा प्रोटॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उसने क्या बोला? ही प्रपोज दैट एटम इज लाइक अ वाटरमेलन व्हिच हैज, अगर मैं बात करूं नॉर्मली कि atom has a positive sphere and electrons are embedded in it. वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है, लिखना embedded। कि मतलब एक तरबूज है या एक वाटरमेलन है या एक एटम जो है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं, एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब धसे हुए, जैसे वाटरमेलन में धसे हुए होते हैं ना, निकालना पड़ता है बीजों को। ये लो, इसी में मैंने पढ़ा लिखा था प्लम पुडिंग वाटर। प्लम पुडिंग में सेम चीज है। आप एक प्लम पुडिंग में आप एग्जांपल ले सकते हो। अब एक पुडिंग लेके आए, पुडिंग मतलब आप एक आइसक्रीम लेके आए ग्लास वाली, जिसके अंदर क्या है? छोटे छोटे बटर स्कॉच के पीसेस हैं, कॉफी बीन्स हैं या फिर चॉकलेट पीसेस हैं। तो वो चॉकलेट पीसेस ऐसे दिख रहे होते हैं जैसे कि चॉकलेट पीसेस क्या है? एक पूरी आइसक्रीम के अंदर पूरा अगर आप देखते हो तो चॉकलेट पीसेस क्या है? एम्बेडेड ही मिलता है, बाकी स्फीयर पड़ा है। तो सिमिलर चीज क्या है थॉमसन मॉडल की? थॉमसन मॉडल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिव स्फीयर, बट ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? अब आप खुद सोच के देखो। ये पॉजिटिव स्फीयर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? दोनों पे, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। अगर इक्वल होते हैं अट्रैक्ट करेंगे, खत्म, जीरो। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल।
या फिर अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो हो जाएगा। तो एटम डू नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कि एटम इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सेकंड मॉडल क्या था, इसी के बाद सेकंड मॉडल आया हमारा, थोड़ा सा वो वाइस था, बहुत अच्छा इंसान था, जिसका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या था भाई, याद कैसे रखना है इस चीज को, देखो जी। रदरफोर्ड था क्या? रदरफोर्ड ने एक क्या किया, गोल्ड फॉइल, आप नहीं मान सकते। रदरफोर्ड एक, मान लो कि उसके पास वो एक दुकान पे काम करते थे सोने की, ये मान लो, तो एक गोल्ड फॉइल पे एग्जांपल किया उसने। तो गोल्ड फॉइल क्या किया उसने, दिमाग लगाओगे बहुत अच्छी चीज मिलेगी आपको। उसने एक प्लैटिनम की प्लेट ली, प्लैटिनम क्यों लिया बताऊंगा आपको सही, क्योंकि प्लैटिनम नॉन रिएक्टिव होता है बेटा, आपको भी पता है, रिएक्ट इतना नहीं करता। इसके ऊपर उसने एक गोल्ड फॉइल ली, बहुत ही ज्यादा पतली, वेरी थिन गोल्ड, ठीक है जी, बहुत थिन गोल्ड फॉइल ले ली और अल्फा रेज इसके ऊपर से क्या कर दी उसने, अल्फा रेज में से पास कर, और यहां पे एक स्क्रीन लगा दी, इसी की मान लो जिंक सल्फाइड की, जिसके जो फोटो इफेक्टिव थी, जिसके बाद हमें पता चल सकता था। तो क्या बोला, देखो गोल्ड के एटम की या फिर गोल्ड की एक बहुत थिन फॉइल लगा दी, परत लगा दी। तो अगर आप देखो इस चीज को, इसको ना, ये तो था मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसके अंदर अल्फा रेज थी। अब मैं आपको अल्फा रेज के बारे में बता देता हूं। जो अल्फा रेज है वो होती है हीलियम रेज। हीलियम रेज होती है, इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज रेज होती है, एटम में से पास हो। क्या हुआ, बीइंग स्टडी, ये आपको समझ आ रही है क्या चीज है, सिर्फ एक अल्फा रेज है, प्लैटिनम के ऊपर आपने एक गोल्ड फॉइल को टिकाया हुआ है और इसको बेसिक अल्फा रेज को पास किया गया और बाद में ऑब्जर्वेंस की गई है। तो देखो क्या ऑब्जर्व किया गया, बिल्कुल सिंपल सेटअप है, और इसका जो भी एक्सप्लेनेशन थी वो आपको एक वीडियो जो पहले एक एनिमेटेड वीडियो भेजी थी उसमें मैं बता चुका था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये आपके लिए जरूरी है आपको बताना। तो देखिए ठीक है, ये बहुत सारे एटम्स पड़े थे, ये देखो आपको भी पता है जब एक लेयर आती है, मैं इतने लेके चलूंगा, एक लेयर आती है, हमने थिन फॉइल की बात की, तो ये सारे कौन से एटम है, गोल्ड के एटम है। कैसे एटम है, सारे, क्योंकि वो ए लेयर किसकी थी, गोल्ड की थी, तो सारे के सारे एटम किसके होंगे, गोल्ड के होंगे, रेज पास होंगे, ठीक है, रेज पास हुई। इसमें से क्या देखने को मिला, रेज ऐसे जा रही है, इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, रेज ऐसे गई। अब मैं बात करता हूं, मैंने एक एटम को उठा लिया है, ठीक है, एक एटम को उठा लिया गोल्ड के, उसके ऊपर स्टडी किया तो मुझे समझ आया कि फंडा है, थोड़ा सा इसको और जूम किया तो एक एटम लिया गोल्ड का, अब इसमें से रेज पास की, देखो दिमाग लगाना बहुत अच्छी चीज है। जब मैंने इसको पास किया, देखना बहुत अच्छी चीज मिलेगी, मैं कह रहा हूं, देखिए ये है गोल्ड का एटम, रेज पास हो बिल्कुल अनरिफ्लेक्टेड जा रही है, बिल्कुल कुछ पास है थोड़ी सी,
देखो यहाँ पे मैंने कुछ ही रेज लिए हैं, यहाँ पे थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ रेज थी, तो मैंने कुछ ही का एग्जांपल लिया है। तो दिमाग लगाओ इसमें क्या हुआ, मतलब देखो मैं 3 एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ रेज passes अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ रेज सीधी पास हो गई थी बिना किसी एंगल के डिफ्लेक्ट, मतलब अपने पाथ से नहीं भटकी, सीधी चली गई। सेकेंडली, कुछ चीजें क्या थी, पास हो गई, कुछ क्या हुई, few of them affected by large and few by small angles, few by small angles, मतलब कुछ तो लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, जैसे कि ये बहुत बड़ा एंगल बना है, ये छोटा छोटा, कुछ बहुत लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट हुई और कुछ कम से। थर्ड, वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम, get back in same direction, जैसे कि ये रेल जो थी वो बिल्कुल सेंटर में गई और वही उसी पाथ से वापस आ गई। मतलब अब इसका कंक्लूजन क्या था कि दिमाग लगाना बहुत चीज है। कंक्लूजन क्या था रदरफोर्ड का कि देयर इज अ हैवी पॉजिटिव मास लाई इन द सेंटर ऑफ, there is a positive heavy mass। अब पॉजिटिव हैवी मास, उसी को नाम दिया गया आगे जाके न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या बोला गया कि ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है। अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही बात चल रही थी। तो बोला गया कि देयर इज हैवी सेंटर मास, अब उसको क्या बोला गया, तो बोला गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को नाम दे दिया गया है यहाँ पे कि न्यूक्लियस है, और सारा का सारा जो मास है पूरे एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। क्लियर हो गया, क्लियर है बिल्कुल। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछोगे। इससे पहले एक वीडियो भेजी थी मैंने आपको व्हाट्सएप पे, वो भी इससे बिल्कुल इंटरलिंक्ड थी, थोड़ा सा मुझे आपको समझाना था तो ये क्लियर किया गया। इसके बाद एक टॉपिक आता है, मैं बात करूं नॉर्मली बात, बिल्कुल इजी, एटॉमिक नंबर, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, Z से, एटॉमिक, फिर आगे आप मास नंबर लेंगे, समझने में इजी रहेगा। मास नंबर और एटॉमिक नंबर में फर्क क्या है, देखो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमेशा इक्वल ही रहेंगे बेटा। और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बाद में माना गया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लाई करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, लेकिन मास तो होता है, चार्ज नहीं होता बट मास होता है। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, मास नंबर है। मास नंबर मैंने आपको बताया है ना, सारा का सारा मास किसमें लाई करता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों को प्लस कर दोगे क्या आएगा, मास नंबर। अगर मैं यहां ये लिख दूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो भी गलत नहीं होगा। अब आप कहोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस में, फिर ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ना। चाहे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो चाहे प्रोटॉन लिखो, दोनों ऑलवेज इक्वल ही रहेंगे इन फ्री स्टेट। इसमें फ्री स्टेट ना बहुत समझ के बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता, फ्री स्टेट
अगर आप एग्जांपल लो सोडियम का, तो सोडियम को मैं बताऊं तो एक बार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 11, लेकिन Na पॉजिटिव जब इसकी फ्री स्टेट नहीं रही 2 8 0, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, लेकिन प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे ना, प्रोटॉन को नहीं चेंज कर दो, इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहे हो ना, प्रोटॉन को नहीं चेंज कर रहे हो, तो समझ के चलना इसको हमेशा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री स्टेट में प्रोटॉन के इक्वल रहते हैं। क्लियर है? इसके बाद इसी के बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो इसी में क्लियर करूंगा, ताकि मैं इसके बाद डायरेक्ट आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पूरी की पूरी बोहर मॉडल के ऊपर होगी। तो बोहर मॉडल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल इन आवर केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक क्लियर कर देता हूं, बहुत पुराने टॉपिक से नहीं, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। आइसोटॉप्स सभी बच्चों को पता होगा, आइसोबार्स जिसने ध्यान से पढ़ा है उन सभी को पता होगा बेटा। हाँ जी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स क्या होंगे? सेम मास नंबर but different atomic number, same number of न्यूट्रॉन्स। ये बेटा आपने थोड़ा सा अलग सुना होगा अभी, क्योंकि आपका जो आइसोटोप आइसोबार्स का सारा टॉपिक है वो आपको 10th में भी एक बार पढ़ाया जाता है जब केमिकल आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाती है, और इसी तरह से 9th में पूरा टॉपिक आता है आपका कि एटॉमिक मॉडल्स पूरे के पूरे 9th में आपके सारे के सारे, और सभी में आइसोटोप आइसोबार्स पढ़ाए जाते हैं। आइसोटोप थोड़ा सा अलग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आइसोटोप्स की, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। देखो फर्स्ट की आइसोटोप्स, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हमेशा 6 रहेगा। कार्बन के 3 आइसोटोप लाइक 12 13, इन तीनों में क्या चीज है? एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। सिमिलरली आप नाइट्रोजन का भी ले सकते हो, एटॉमिक नंबर 7 होता है, सभी को पता है, एक 14 और एक 15, दो इससे लाइक करते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, क्लियर है? एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस हाँ जी, एटॉमिक नंबर 1 1 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, मास नंबर एक का 1, एक का 2, एक का 3। फर्स्ट वाले को कहते हैं प्रोटियम, नेक्स्ट वाले कहते हैं ड्यूटेरियम, नेक्स्ट को कहते हैं ट्रिटियम। मतलब क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों इसके हाइड्रोजन के क्या है? आइसोटोप्स है। क्या है? आइसोटोप्स है, तीनों के तीनों। क्लियर हुआ? अब इसको मैं हमेशा ये एच से भी नोट करता, ये डी आ जाता है और ये टी आ जाता है, याद रखना इसको। ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोजन ही, इसलिए मैंने पहले हाइड्रोजन ही लिखा था ताकि आपको समझ आ जाए। इसको डी कहते हैं। अगर आपका H2O है, मैं ये भी आपको चलो लिखवा देता हूँ कि अब आपसे कोई भी चीज गलत नहीं पढ़ोगे आप। H2O वाटर होता है, लेकिन D2O क्या होता है? हार्ड वाटर, या आप इसको कह सकते हो हैवी वाटर। हैवी वाटर वर्ड यूज करो, क्योंकि हैवी वाटर क्यों होता है? क्योंकि मास कितना हो गया? 2 हो गया ना, तो मास 2 हो गया तो ये इस वाटर से हैवी हो गया, तो हैवी वाटर, इसको हार्ड वाटर कहते हैं, हैवी वाटर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन जो आपका टी है, अब आप कह दो सर T2 होगा और हार्ड वाटर होगा, T2 नहीं एग्जिस्ट करता बेटा, क्योंकि टी जो है वो हमारा जो टी है ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। और मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से डील करना कोई बिल्कुल भी आसान चीज नहीं है, बहुत हार्ड थिंग है साइंटिस्ट के लिए भी कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से डील करना। ठीक है,
जैसे यूरेनियम है, आपको भी पता है न्यूक्लियर पावर में यूज होता है, बहुत ज्यादा हार्ड है उसको डील करना, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो कैंसर कॉज करते हैं, क्योंकि उनमें से हमेशा रेडिएशंस निकल रही होती हैं, वो स्किन कैंसर को बहुत जल्दी कॉज करते हैं, इसलिए उनको डील करना बहुत इजी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ आइसोटोप? पहला मैंने आपको आइसोटोप्स के एग्जांपल क्लियर किए, मैं यहाँ पे हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। देन यस, देन हमारा आइसोबार्स। सेकंड आइसोबार में क्या होगा, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एग्जांपल बहुत ज्यादा मोस्ट फेमस, आप सभी पढ़ते आ रहे हो। हाँ जी, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, दोनों का मास 40, मास नंबर 40। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ बिल्कुल आपको, बहुत इजी है ये चीज। और इसके बाद अब अगर आप कोई और एग्जांपल भी लेना चाहो तो मोस्ट प्रोबेबली आप ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई इतना बड़ी चीज नहीं होगी। इसमें आप एक एग्जांपल लिखोगे जल्दी। क्लियर हो गया? इसी के अंदर आप लिख सकते हो पोटेशियम वाला एग्जांपल में, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, इन पोटेशियम का एक आइसोटोप 40 में भी एग्जिस्ट करता है, एक आइसोटोप 40 में भी एग्जिस्ट करता है। इसका नॉर्मली आपने 9th में पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा 39 पढ़ा होगा, लेकिन 39 और 40 दो आइसोटोप होते हैं, जो सेकंड आइसोटोप है उसके साथ दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम थर्ड आइसोटोप को क्लियर करता हूं। हां जी, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। ध्यान से देखो, सिलिकॉन का एक आइसोटोप है जिसमें 1430 होता है, फास्फोरस 1531 और सल्फर 1632। अब आप इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है 30, एटॉमिक नंबर 14, कितना आ गया 60, मतलब यहाँ लिखा हमने 60 16 60। तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वहां पे ध्यान से देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 16 16 60। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। क्या हो गए, आइसोटोन्स। मैं ये दोनों क्लियर कर चुका हूं, अब कर रहा हूं इसी का एक एग्जांपल और लिख देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि एक एग्जांपल है कार्बन। ध्यान से देखो, इसमें कितने आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 14 minus 6 8 8 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं तीनों में 8 8 8। तो तीनों एक दूसरे के क्या है, क्या है, आइसोटोन्स है। क्या है, आइसोटोन्स। एक वर्ड और आएगा कभी आप पढ़ोगे तो,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कि भाई जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो, सेम इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब सेम होता है, सेम इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, सिंपल सा सोडियम, सोडियम यहां पे लिख दिया मैंने, फ्लोरीन और यहां पे लिख दिया ऑक्सीजन। ये तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसमें 11 है, इसमें 9 है और इसमें 8 है। जब ये कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं तो सोडियम क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव, ये हो जाता है F नेगेटिव और ये हो जाता है F2 नेगेटिव। अब तीनों में इलेक्ट्रॉन्स होता ना, पॉजिटिव हो गया तो 1 गया 10, नेगेटिव हो गया तो 1 आया 10, नेगेटिव 2 हो गया तो 2 आए 10। तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 10 10 10, तीनों में सेम है, तो तीनों एक दूसरे की क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। याद रखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव, तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। Na पॉजिटिव मतलब 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 गया 10, Mg 12 थे, 2 पॉजिटिव, 2 गए 10, 11, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 13 थे, 3 गए 10, तीनों में कितने आए, 10 10 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्लियर हुआ, तीनों में कितने होते हैं, 10 10 10, तो तीनों क्लियर होगा। अब आपको यहां से टॉपिक क्लियर हो गए, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी वो कंप्लीटली बेस्ड होगी आपकी बोहर मॉडल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो को जब देखोगे तो बोहर मॉडल को थोड़ा सा पढ़ के आना, इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, थैंक यू, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ।